नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके। तो कल की क्लास में हमने किया था मेकिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमने क्या किया था, मेकिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हमने क्रिएट की थी। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की और प्रेजेंट परफेक्ट की। और मैंने शायद ये भी कहा था कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करवानी है सबसे लास्ट में। तो इसलिए अब अपना अगला जो टेंस आता है वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो, मैं पास्ट इंडेफिनिट को 4 नंबर अपना टेंस आने वाला है पास्ट इंडेफिनिट। इस टेंस को समझाने के लिए मैं बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल देना चाहूँगा। तसल्ली से समझना, तसल्ली से सुनना। इसको समझाने के लिए हम बात करते हैं थोड़ी प्यार मोहब्बत की। तो बात कर ली जाए हमारी भी। तो एक समय था जब हम भी किसी से मोहब्बत किया करते थे, जी जान से प्यारी थी हमें वो। अब क्या समय बदला, और समय का फेर कहते हैं ऐसा बदलता है कि हर एक वो जो अपना होता है पराया हो जाता है। ठीक है, तो वो भी हमें छोड़ के चली गई। इन सेंस मुझे उससे अलग होना पड़ा। तो हुआ यूँ कि मैं एक दिन मार्केट में था और वो मुझे किसी और के साथ बाज़ार में जाते हुए मिली। तो साहब दिल में थोड़ी सी जलन हुई। मैं बात कर रहा था, जब मैंने उसको देखा तो मेरे मन में आया कि ना ये तो सेकंड हैंड है ये सेकंड हैंड है, क्योंकि फर्स्ट हैंड तो अपने पास थी ना। ब्रांड न्यू किसके पास थी? अपने पास। उसके पास क्या है? सेकंड हैंड। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे मोटरसाइकिल की, मेरे बाइक की, जो क्या थी, मेरी बहुत ही दिल के पास थी, मेरी बहुत ही कह सकते हैं आप बहुत ही खास थी। तो देखिए, मैंने कहा कि वो क्या है, अब उसके पास क्या है? सेकंड हैंड। तो मैंने कहा इसको बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, सॉरी कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की? यस। तो शायद आप इस कहानी को अब नहीं भूलने वाले हैं। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे? पास्ट को बताने के लिए। किसको? पास्ट को बताने, जो कि सभी का खराब होता है। तो उसी पास्ट को बताने के लिए हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि अपने पास तो फर्स्ट हैंड है, उसके पास सेकंड फॉर्म है, सेकंड हैंड है। तो सेकंड हैंड सेकंड फॉर्म, सेकंड हैंड सेकंड फॉर्म। तो पास्ट को बताने के लिए क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसको पढ़ने के लिए मैं फिर इसको कौन से 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला कौन सा होगा? एफर्मेटिव, और दूसरा वहीं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो दोस्तों, जब मैंने आपको बताया कि एफर्मेटिव में हम कौन सा फॉर्म यूज़ करने वाले हैं वर्ब की, सिंपली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे कहाँ? जब हमारे पास क्या हो? एफर्मेटिव सेंटेंस हो। फिर अपने पास क्या हो? नेगेटिव सेंटेंस इन सेंस शायद हमें मिल सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? नोट ना। नेगेटिव के लिए हमें क्या चाहिए? नोट। और नोट के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। सिंपल। हमने देखा था ना कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पर इसको नोट आ गया इसके साथ, तो हमें क्या चाहिएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें कहाँ हेल्प मांगनी पड़ेगी? शायद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डू से हेल्प मांगी थी, और यहाँ भी मैं डू से हेल्प मांगूंगा। और डू की कितनी फॉर्म्स होती हैं? डू खुद, डिड, और क्या है? डन। डू, डिड, डन। अब दोस्तों देखो, मैंने क्या है कि बात चल रही है सेकंड फॉर्म की, तो कौन सी फॉर्म उठाएंगे? डू की सेकंड फॉर्म। वेरी गुड। क्या आ जाएगा? डिड। अब जब हमने खुद डिड सेकंड फॉर्म है, तो हमें फिर से सेकंड फॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद डिड सेकंड फॉर्म है तो हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं है, और हम क्या लेके आएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखना, वो एग्जाम्पल हम कन्वर्ट करके चलेंगे। ही रोट ए letter, he wrote a letter, he did not wrote a letter। हाँ, आवाज़ आनी शुरू हो गई है। वेरी गुड दोस्तों, शायद आपने पकड़ लिया है कि जब हमने डिड लगा दिया है तो हमें फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, और हमें क्या करनी है?
वेरी गुड। क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। फिर बात आती है इंटेरोगेटिव की, डिड ही राइट ए। शायद आपको इनके स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में यही करवाया था, हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर अच्छे से समझाए थे। और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं लिखे देने वाला, क्योंकि मैंने आपको करवा दिए हैं। हम डायरेक्टली इनको कन्वर्ट करते चलेंगे हर टेंस के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट को बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म इन सेंस सेकंड हैंड, सेकंड फॉर्म इन सेंस सेकंड हैंड। फिर हमारे पास पहले बहुत सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। फिर बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो वहाँ पे हमें क्या चाहिएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने किससे हेल्प मांगी, डू से। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब बनती कैसे है, हेल्प 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 मांग के, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हमने किसको उठाया, डू की सेकंड फॉर्म क्या थी, डिड, क्योंकि हमें पास्ट में तो सेकंड फॉर्म चाहिए, तो हमने सेकंड फॉर्म उठाई। और क्या चाहिए हमें, डिड। डिड के साथ अगर डिड खुद सेकंड फॉर्म है तो हमें फिर सेकंड फॉर्म लाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लेके आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जल्दी से पॉज करके लिखिए, फिर मैं आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात की पास्ट इंडेफिनिट की, अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की। टेंस नंबर 5, पास्ट कंटिन्यूस की। तो शायद मैंने आपको इसकी मेन वर्ब तो लिखवाई दी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या चिपकाने वाले हो, आईएनजी, क्योंकि आपको अगर कंटिन्यूस मिल गया तो आप क्या लेके आओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जहां हमने क्या किया था, प्रेजेंट में हमने किसकी हेल्प मांगी थी, शायद आपको याद आ रहा है कि जब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, हमें एचवी भी चाहिए। और जब प्रेजेंट की बात चल रही थी तो हमने हेल्प मांगी थी किससे, किससे हेल्प मांगी थी हमने, हाँ याद आ रहा है शायद आपको, एक बहुत ही दयालु इंसान मिला था जिसका नाम था बी। और बी की कितनी फॉर्म होती हैं, एक बार फिर लिख देता हूँ, इज, एम, आर, वाज, वर एंड लास्ट वन इज बीन। और चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट, तो हमें कौन सी फॉर्म उठानी पड़ेगी, वेरी गुड, कहानी समझ में आ रही सर। हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिएगी यहाँ पे, वाज एंड वर के साथ क्या आने वाला है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है कहानी, वाज वर के साथ क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब बात आती है वाज कहाँ आएगा और वर कहाँ आएगा। सिंपली देखना, अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपके पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लस में आप एक बात और जोड़ देना, आई। इस बार क्या होगा कि आई को हम क्या मानने वाले हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करने वाले हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम आई को भी कंसिडर करेंगे। इस बारी आई क्या मानेंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई के साथ वाज आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आएगा। और फिर क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आने वाला है, वर। चलो उसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करके चलते हैं, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। दे वर राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव बनाए तो दे वर नॉट राइटिंग ए लेटर। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो वर दे राइटिंग ए। कहीं कंफ्यूजन नहीं आने वाली, तसल्ली से पढ़ेंगे। शायद हमने इन एग्जांपल्स को कन्वर्ट किया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या करने वाले हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चिपकाने वाले हैं। और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेके आते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, एचवी। और यहाँ पे हमने देखा है कि कंटिन्यूस में हम एचवी किसके हेल्प
HV होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आती है? हेल्प मांग के। अब हमने यहाँ पे किसकी हेल्प मांगी? किसकी हेल्प मांगी? बी की। बी की कितनी फॉर्म होती है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और यहाँ पे हमने जो पास्ट की बात कर रहे तो सेकंड फॉर्म उठानी है। पास्ट की सेकंड फॉर्म उठाई तो हमने वाज वर को लिखा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज़ किया, प्लूरल के साथ हमने वर का यूज़ किया, और आई को हमने इस बार कंसीडर किया है सिंगुलर सब्जेक्ट। और हमने ये एग्जाम्पल्स बनाई हैं, जल्दी से लिख लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ, हम किस पे बातें कर रहे हैं? ओनली मेकिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको ना ही कोई कीवर्ड बता रहा और ना ही मैं आपको ये कह रहा कि अपने टेंस कंप्लीट हो गए। मैं आपको बस यही समझा रहा हूँ आखिर हेल्पिंग वर्ब बनती कैसे और कहाँ से आती है। और इनको याद करने के लिए हमें इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, हम ये आसानी से सीख सकते हैं कि आखिर हेल्पिंग वर्ब बनती कैसे है। शायद आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की सीख ली, प्रेजेंट कंटिन्यूस की सीख ली, प्रेजेंट परफेक्ट की सीख ली, पास्ट इंडेफिनिट की सीख ली, पास्ट कंटिन्यूस की सीख ली, और पास्ट बात अब किसकी बारी आने वाली है? पास्ट परफेक्ट की। टेंस नंबर 6 पास्ट परफेक्ट। जब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की तो परफेक्ट देखते ही हमें याद आया हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म उठानी है? थर्ड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली आएगी नहीं, क्या चाहिएगी इसको? हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिएगी? हेल्पिंग वर्ब। और हम इस हेल्पिंग वर्ब पे ही काम कर रहे हैं कि आखिर हेल्पिंग वर्ब बनती कैसे है। तो आपको शायद याद आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या किया था? हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हमने हेल्प मांगी थी किन से? किन से हेल्प मांगी थी? हैव से। तो पहला क्या था? हैव की पहली फॉर्म क्या थी? हैव। सेकेंड फॉर्म क्या थी? हैड। एंड थर्ड फॉर्म इज हैड। और शायद आपको याद आ रहा होगा मैंने ये भी कहा था आखिर हैज़ कहाँ से आया, जो कि इसकी फॉर्म है ही नहीं, फिर भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा हैज़ आखिर आया कहाँ से, पर अभी नहीं, समय आने पे। चूँकि हम बात कर रहे हैं किसकी? पास्ट की, तो हमें कौन सी फॉर्म उठानी है? सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म उठा के मैं लेके आया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चूँकि हम हैड अकेले को ले रहे हैं तो वो कहानी खत्म हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट की और प्लूरल सब्जेक्ट की। सॉरी, एग्जाम्पल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ही हैड रिटर्न ए लेटर। He had not written a सॉरी बताया नहीं यार आपने। और लास्ट वन इज जो कि इंटरोगेटिव होने वाला है, हैड ही रिटन ए लेटर। शायद आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी, हमने अच्छे से कन्वर्ट कर लिया है। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ। परफेक्ट को समझते ही हमारे याद आया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, किसके साथ आती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब जब हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी हमें, तो हमने हेल्पिंग वर्ब्स के लिए हेल्प मांगी किससे? हैव से। हैव की तीन फॉर्म होती है, हैव, हैड, हैड। क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या उठाएंगे? सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म क्या है? हैड। हैड आया। अब हैड अकेला है तो सिंगुलर फॉर्म की जरूरत नहीं है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेड अकेला है, सभी के साथ यही चिपक जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है आपके? आई होप नहीं होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कौन से टेंस की? फ्यूचर टेंस की। शायद आपने पहले एक वीडियो देखी होगी, मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है इसी चैनल पे, यूज ऑफ विल एंड सेल। हाँ, कौन से टेंस में यूज़ करते हैं विल और सेल का? कौन से टेंस में करते हैं? फ्यूचर में। और फ्यूचर को बताने के लिए जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका हम थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने यूज़ किया किसको? डू या डज को। यहाँ पे आपने यूज़ किया किसको? डिड को। और ये कहाँ से निकल के आए थे? डू से। फिर हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट
कंटिन्यूस की, उसमें आपने क्या यूज़ किया था, इज़, एम, आर। और अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की, इसमें आपने यूज़ किया था वाज एंड व। और ये कहाँ से आए थे, बी से। और फिर बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की, इसमें आपने यूज़ किया था हैज़ या हैव। और फिर बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट की, यहाँ पे आपने यूज़ किया था वन एंड ओनली हैड। और ये कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, हैव से। तो शायद आपको कहानी समझ में आ रही है कि हमने हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए किन्हीं तीन वर्ड की हेल्प ली थी, जो कि क्या थी, डू, बी और हैव। और ये तीनों वर्ब जो क्या है, हमें हेल्प करती है किन में, हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए। इनको हम क्या किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी वर्ब्स। सारी कहानी इन्हीं से शुरू होती है और इनको हम जानते हैं किस नाम से, प्राइमरी वर्ब्स। क्योंकि हमने इन तीनों के बेसिस पे हमने क्या किया था, इन सभी की हेल्पिंग वर्ब तैयार की है। और इनको हम किस नाम से जानते हैं, डू, बी और हैव को किस नाम से, प्राइमरी वर्ब्स के नाम से। आगे बहुत काम आने वाली ये बात। आई होप आप लिख लिया होगा, आपने नहीं लिखा तो वही बात, पॉज करो और चिपका डालो नोटबुक में। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, टेंस नंबर 7। मैंने कहा था हमारा एक टेंस रहा है अभी भी, कौन कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस वाला, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी। उसको मैं करवाऊंगा इन तीनों टेंस के बाद। तीनों कौन कौन से, इंडेफिनिट भी हो जाएगा इसका, कंटिन्यूस भी हो जाएगा और परफेक्ट भी हो जाएगा। तो उसके बाद हम करने वाले हैं किसकी बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। अब देखो आपको पता है कि हमने फ्यूचर को बताने के लिए क्या यूज़ किया है, विल या सेल, ठीक है। क्योंकि इंडेफिनिट हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कहानी आती है कि विल और सेल के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, पर विल और सेल कहाँ आते हैं, किसके साथ यूज़ करते हैं। तो एक हल्के फुल्के बच्चे को एक हल्का फुल्का टीचर समझा देता है। और आजकल ये मिथ भी फैला हुआ है कि क्या हो रहा है कि हम सर आज से है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो हम ओनली विल का यूज़ करते हैं, सेल का यूज़ नहीं करते। भाई ग्रामेटिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मिथ है। हम कहाँ विल का यूज़ करते हैं, कहाँ सेल का यूज़ करते हैं, आइए समझते हैं। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी डाली है, यूज़ ऑफ विल एंड सेल, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। आपको पता है कि जब आप सेल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ओनली क्या चाहिए, क्या चाहिए, आई और वी। मतलब अगर आई और वी है तो आप क्या यूज़ करने वाले हो, सेल। अगर आपको क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, अदर सब्जेक्ट इन सेंस कि इन दोनों को छोड़ के अगर आपको कुछ भी मिल जाए, ही, सी, इट, यू, कोई भी नाम, तो आप क्या यूज़ करने वाले हो, उसके साथ क्या यूज़ करने वाले हो, विल। पर ये कहाँ होता है, क्या आपको पता है, नहीं ना। आज बात करते हैं। जब हम जो बात बोल रहे हैं वो क्या हो, अपना जो इंटेंशन है क्या हो, नॉट फिक्स्ड, क्या हो, नॉट फिक्स। और ये नॉट फिक्स होता कैसे है, क्या आपको पता है, नहीं, मैं बताऊंगा। देखो नॉट फिक्स को समझाने के लिए मैं कहता हूँ अपने पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखो इसी को समझा रहे हैं कि नॉट फिक्स क्या होता है। पहला पॉइंट है इंटेंशन। देखिए अपनी इंटेंशन हर समय बदलती रहती है, और वो कैसे बदलती रहती है, देखो बाहर बारिश का मौसम हो रखा है, बड़ी सुहावनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, गर्मा गर्म चाय हो जाए सर मज़ा आ जाएगा, और पकौड़े भी हो जाए, अरे सर हाँ हाँ जी सौरा कर देगा सर।
तसल्ली हो जाएगी सर, मंगा दो, पकौड़े भी मंगा दो, कोई खिलाने वाली, या फिर अकेले खा लोगे? तो क्या आपके इंटेंशन बदल रहे हैं? हमारी जो इच्छाएं हैं, इंटेंशन है, वो एक जगह फिक्स नहीं रहते। जैसे देखना, मैं आपको एग्जांपल लिखना चाहता हूँ, आई सेल हेल्प यू। मैंने आपको कहा आई सेल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। और अगर कर पाऊं तो ठीक है, और ना कर पाऊं तो ठीक है, क्योंकि मेरा जो कहने का इंटेंशन है वो क्या है? क्या कहानी समझ में आ रही? जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है? नॉट फिक्स है। अगर मैं आपकी सहायता कर पाया तो ठीक है, ना कर पाया तो मेरे को कोई फांसी नहीं देने वाले आप, ठीक है। मेरा एक इंटेंशन है कि हो सकता है कि अगर मैं पॉसिबली आपकी सहायता कर पाऊं, मैं पॉसिबली आपकी सहायता कर पाऊं, पर ना कर पाऊं तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने बस अपना इंटेंशन बताया है। अब पॉइंट नंबर होती है, बात करते हैं किसकी? फ्यूचर के किसी भी एक्शन की जो क्या हो? नॉट फिक्स हो। पहली बात मैंने की कोई भी इंटेंशन, जिसका एग्जांपल है आई शैल हेल्प यू। फिर बात कर रहे हैं कोई भी फ्यूचर एक्शन की जो क्या हो? नॉट फिक्स। कैसे? माई फ्रेंड विल कम हेयर टुमारो। मैंने लिखा माई फ्रेंड विल कम हेयर टुमारो। अब देखिए, जो मैंने एग्जांपल लिखा है कि मेरा दोस्त कल आएगा, और ना आया तो मैंने बस एक फ्यूचर का एक्शन बताया है जो कि क्या है? सर्टेन नहीं है। क्या है? नॉट फिक्स है। क्योंकि हमने देखो, माई फ्रेंड क्या है? आई और वी नहीं है ना, अदर सब्जेक्ट है, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लग गया? विल लग गया है ना। देखिए, अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है? विल। और जब मैंने कहा कि अदर सब्जेक्ट के साथ विल लग गया, तो अपना जो इंटेंशन है, जो हम कहना चाहते हैं वो क्या है? नॉट फिक्स है। मतलब अदर सब्जेक्ट के साथ अगर विल लगता है तो जो भी हम कहना चाहते हैं वो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स होता है। और अगर आई और वी के साथ हम सेल का यूज कर रहे हैं तो भी यही बात है कि देखो, मैंने कहा आई सेल हेल्प यू, कि मेरा जो कहने का मतलब है वो फिक्स नहीं है, मेरे बस मन की एक इच्छा है, एक इंटेंशन है, जो मैं अगर कर पाऊँ तो ठीक है, और ना कर पाऊँ तो भी ठीक है। शायद आप ये नोट डाउन करना चाहते हो, फटक से कर लो। फिर मैं आगे फिक्स वाला बताता हूँ, आखिर फिक्स कैसे होते हैं। पानी पिला दो यार, थोड़ा सा ही पिला दो बस, ज़्यादा तो आस नहीं है मेरे को। अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? कि कब हम आई और वी के साथ विल यूज करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया है? आई और वी के साथ सेल यूज किया है। अगर हम उल्टा कर देते हैं काम को, इस बारी क्या करेंगे? विल यूज करेंगे कहाँ? आई और वी के साथ। और सेल यूज करेंगे कहाँ? अदर सब्जेक्ट। आप समझ गए होंगे। और इस बारी क्या होने वाले हैं? हम जो भी कहते हैं वो क्या होगा? फिक्स। हम जो बात कहना चाहते हैं वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी। क्या होगी? फिक्स। फिक्स कैसे होती है? देखिए, फिक्स को बताने के लिए मेरा पहला पॉइंट आता है प्रॉमिस। क्या है? प्रॉमिस। मैं उसी सेंटेंस को भी यहाँ पे आई के साथ विल यूज करके लिखना चाहूँगा। आई विल। मैंने लिखा आई विल हेल्प यू। इस बारी मेरा कहने का जो इंटेंशन है, जो बात मैं कहना चाहता हूँ, वो बात क्या है? फिक्स है। मतलब कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा तो करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ रही है? चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, औरों का मुझे पता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ रही है? वो वाली नहीं है कि 200 रुपये मांग लोगे तो पीछे हट जाऊँगा। 200 रुपये की तो आता है। मैंने कहा है आई विल हेल्प यू, मैंने आई के साथ विल लगाया, मतलब मैं बात दावे के साथ कह रहा हूँ। मेरी कहने का जो मतलब है वो क्या? फिक्स है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। 200 मांग लो, 300 मांग लो, मिल जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है, हज़ारों में मत मांग लेना, ठीक है। तो पहला क्या हुआ? प्रॉमिस। और उसके बाद क्या है? उसके बाद आ रहा है डिटर्मिनेशन। क्या आ रहा है?
डिटरमिनेशन। क्या स्पेलिंग मैंने सही लिखी क्या देखना, डिटरमिनेशन सही है ना। हाँ, डिटरमिनेशन नहीं होता, क्या होता है डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन, डिटर नहीं होता भैया ये हम गलत बोलते हैं, डिटरमिनेशन। रह नहीं आता, डिटरमिनेशन, ठीक है, डिटरमिनेशन। और इसका एग्जांपल देखना, आई और वी आएगा तो क्या यूज़ करेंगे हम, वी के साथ विल को चिपकाएंगे, क्योंकि हमारा जो कहने का मतलब है हम डिटरमिनेशन के कह रहे हैं। जो अपना इंटेंशन था वो इस बार बदल के क्या हो गया है, डिटरमिनेशन। कि हम हल्की फुल्की बात नहीं कर रहे, दावा है कि वी विल क्वालिफाई द एग्जाम्स, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम दिस ईयर। इस साल अगर हमसे पढ़ोगे, मतलब आपसे पढ़ेंगे सर, तो हम इस साल क्वालिफाई करेंगे ही ना। ये डिटरमिनेशन है हमारी, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस बार ही एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। हम डिटरमिनेशन, डिटरमिनेट होके हम ये बात कर रहे हैं, कोई हल्की फुल्की बातें नहीं कर रहे। हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, पहला पॉइंट है प्रॉमिस, दूसरा पॉइंट है डिटरमिनेशन। और अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, वो क्या है देखना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा मैंने, थ्रीट। अब देखो आप है ना, अपने कॉलेज लाइफ में आपने धमकियां दी होगी, दी है कि नहीं दी, कॉलेज लाइफ में धमकियां दी होगी ना। स्कूल में तो कौन देने देता है, एक चट्टू मार के टीचर क्या चुप करवा देता है। पर कॉलेज में क्या आता है, बाहर मिल, बाहर छोड़ तो यहीं मिल, क्लास के बाहर आ, मैं बताता हूँ तेरे को। धमकियाँ मिली होगी आपको, आपने दी भी होगी। अब क्या धमकियाँ हल्की फुल्की होती हैं क्या, नहीं। अगर मान लो आपने किसी को कहा बाहर मिल और वो 3 लोगों को लेके बाहर मिल गया, तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। तो आप उसको ये कहोगे क्या, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गई, मुझसे गलती हो गई, ऐसे नहीं कहोगे ना। आप ही 2-3 बंदों को लेके जाओगे, तभी तो आपने उसको धमकी दी है कि बाहर मिल। बात समझ में आ रही है कि बाहर मिल का मतलब क्या है, आप धमकी दे रहे हो। धमकी क्या है, फिक्स है, हल्की फुल्की बातें नहीं है। तो आई और वी का यूज़ करोगे तो विल, अदर सब्जेक्ट आएगा तो शेल। तो शायद इस बार मैं आपको अदर सब्जेक्ट यूज़ कर देता हूँ। एग्जाम्पल देखना, द अथॉरिटीज विल और शेल पनिश द रॉन्ग डूअर। मैंने लिखा जो अथॉरिटीज है वो क्या करेगी, देखो क्या आएगा, विल आएगा या शेल। वो पहले तो देखो आप उसका मतलब देखो, जो अथॉरिटी है, जिसके पास अधिकार है, वो क्या करेगी, पनिश करेगी किसको, रॉन्ग डूअर, जो गलत काम करता है उसको पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। ठीक है, अगर आपके नंबर कम आते हैं तो मैं आपको मारूंगा ही मारूंगा, ठीक है, जोक से पार्ट। बट बात आती है कि अथॉरिटी के पास क्या है, ऐसी अथॉरिटीज़ के पास क्या है, ऐसी अथॉरिटी है कि वो आपको पनिश करेगी कब, जब आप गलत काम करोगे। जो गलत काम करने वाला होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। तो क्या हल्की फुल्की बात नहीं है, धमकियाँ मिल रही हैं और क्या इंटेंशन फिक्स है। तो आप क्या, ये देखिए द अथॉरिटीज़ क्या है, अदर सब्जेक्ट है या आई और वी है, नहीं सर आई और वी नहीं है, तो क्या अदर सब्जेक्ट है। तो अदर सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज़ करोगे, वेरी गुड, क्या यूज़ करोगे, सेल। कहानी शायद समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, जिसको आप जानते हो किस नाम से, कोई भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है तो वो कौन से, जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कौन से टेंस में आते हैं। पहली बात तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं, जैसे कि ये आपको देखने को मिलते हैं कि नो कैंडिडेट, कहाँ लिखूँ, यहाँ तक दिख रहा है क्या, दिख रहा है यहाँ तक, चलो ठीक है मैं यहीं लिख देता हूँ, नो कैंडिडेट। अपने पास 2 ऑप्शन है, विल या सेल ब्रिंग यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, ये दोनों लिखने आपको ऐसे ऑब्लिक लगा के। नो कैंडिडेट विल और सेल ब्रिंग हिज और हर मोबाइल फोन। देखना दोस्तों कि यहाँ पे आई और वी नहीं आया, क्या है कि कोई भी कैंडिडेट क्या है अपना मोबाइल फोन नहीं लेके आएगा। कहाँ नहीं लेके आएगा, कैंडिडेट कौन होते हैं,
जहाँ परीक्षार्थी, जिसको हम बोलते हैं परीक्षार्थी, जो परीक्षा देने जाते हैं, जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको बोलते हैं कैंडिडेट। नो कैंडिडेट विल शैल ब्रिंग हिज और हर मोबाइल फ़ोन, अपना मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाएगा। तो कहानी समझ में आ रही है सर कि ये क्या है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और फिक्स होते हैं तो आई और वी के साथ विल लगता है, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है। और नो कैंडिडेट क्या है, अदर सब्जेक्ट है, तो क्या आने वाला है, सेल। कहानी समझ में आ गई सर। हम इस विल को अब हटा सकते हैं यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, नो कैंडिडेट सेल ब्रिंग और ब्रिंग हिज और हर मोबाइल फ़ोन। कहानी आपको समझ में आ रही है, जल्दी से पॉज करके आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में छाप भी सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसा सब्जेक्ट आपको मिले तो आपको क्या यूज़ करना है, और स्ट्रक्चर आपको बताइए। अब सेंटेंस मेरे को बोर्ड पे बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी टाइम काफ़ी हो रहा है, तो सेंटेंस आप बना ही लोगे इसके फ्यूचर इंडेफिनेट के, या फिर मेरे को बोर्ड पे बनाना पड़ेगा? ज़रूरी है क्या बोर्ड पे बनाना? भाई इतने सारे सेंटेंस ही बनाए हैं मैंने, और क्या किया है। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनेट की बात कर ली, और हम किसकी बात करेंगे अब? फ्यूचर के बाद क्या आता है, इंडेफिनेट के बाद क्या आता है? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस। शायद आप पहले देखते हैं हम फ्यूचर को। फ्यूचर को बताने के लिए हम क्या करते हैं, विल या सेल, विल या सेल। फ्यूचर को बताने के लिए क्या करेंगे, विल और सेल। फिर हम यूज़ करने वाले हैं क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्योंकि हमारे पास इस बार क्या है, कंटिन्यूस। और देखना है इस बार हम क्या करने वाले हैं, खुद बी को, क्योंकि आपको पता है कि हम कंटिन्यूस में क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं कंटिन्यूस में, बी की हेल्प लेते हैं। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, बी की हेल्प लेंगे। और बी की हेल्प लेंगे तो आपको इस बार ये देखना है, पहले तो हम बी को यूज़ कर रहे थे प्राइमरी वर्ब के रूप में, और इस बार ये जो बी है ये किस रूप में आया है, किस रूप में आया है, एक बार बोल के देखना, पार्टिकल। क्या है, पार्टिकल। बी क्या है यहाँ पे, पार्टिकल। और हमेशा याद रखना जो पार्टिकल होता है वो हमेशा किसके साथ आता है, किसके साथ आता है, वर्ब की मैन फॉर्म के साथ। क्या आता है, वर्ब की मैन फॉर्म के साथ। कहानी समझ में आ रही है आपको? इस बार हम क्या कर रहे हैं, देखो हमें पता है कि हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। विल और सेल तो आ गए अपने को फ्यूचर बताने के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ना, चाहिए। तो हमने बी की हेल्प ले रहे हैं अभी तक, तो हम इस बार भी बी की हेल्प लेंगे, पर इस बार ये किस रूप में आ रहा है, पार्टिकल के रूप में। इस बार हम इसको प्राइमरी वर्ब ना बोल के क्या बोलेंगे, पार्टिकल। और पार्टिकल हमेशा कहाँ रहता है, वर्ब के मेन फॉर्म, मेन वर्ब के मेन फॉर्म के साथ रहता है। आपके एग्जाम्पल लिख सकते हो क्या इसका? चलो वही एग्जाम्पल कन्वर्ट करते हैं, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। चलो अब कहानी आती है नेगेटिव सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की। ही विल बी राइटिंग ए लेटर। देखो आपको इसमें क्या फंसाना है, इस प्यारे से शब्द को फंसाना है जिसका नाम क्या है, नोट। आप कहाँ फंसाओगे, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर। अपना आंसर कमेंट करना फटाक से, क्या आप कहाँ फंसाना चाहते हो इस नोट को। अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक, मैंने आपको कहा था नोट कितने लेटर से मिलके बना है, 3, और ये कितने नंबर पे आता है, 3। देखिए दोस्तों, ये मैंने कहा था 3 नंबर पे आता है, और ये क्या है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और ये बी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो इससे पहले क्या आना चाहिए, नोट। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, नोट। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नोट आना चाहिए। और क्या है, और किसके अकॉर्डिंग, आपने कहा था सर हम क्या करते हैं कि इसको मेन वर्ब से पहले लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं। तो क्या हम बी के बाद लिखें, यहाँ पे लगाए, क्या हम ऐसे लिखें, ही विल बी नॉट राइटिंग, नहीं सर जच नहीं रहा। शायद जो मैं कह रहा हूँ वही बात सही है। कहाँ आएगा, ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर।
कहानी हमने ये भी देखी थी कि बी हमेशा किसके साथ आता है, जो पार्टिकल है वो किन के साथ आते हैं, हमेशा मेन वर्ब के साथ। जो ये बी है वो किसके साथ आएगा, किसके साथ आएगा, ये भी हमेशा किसके साथ रहने वाला है, मेन वर्ब के साथ। तो नोट हमेशा 3 नंबर पे। दोनों कहानियाँ यहाँ पे मैच हो रही है, नोट को 3 नंबर पे रख सकते हैं, और बी हमेशा किसके साथ रहेगा, मेन वर्ब के साथ। तो आप शायद कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और अगर हम बनाना चाहें कौन सा, इंटरोगेटिव, विल ही, बी कहाँ आएगा, विल ही या विल बी, विल ही बी राइटिंग। मैंने आपको कहा था ना बी किसके साथ आने वाला है, मेन वर्ब के साथ। विल ही बी राइटिंग ए लेटर। कहानी समझ में आ रही है क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली मेकिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स की। हम हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाते हैं मैंने आपको हर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके दिखाई है कि आखिर हेल्पिंग वर्ब बनती कैसे है। एक लास्ट टेंस रह गया है आज की क्लास का, जो जल्दी से हम कवर कर देते हैं, फिर हम कल बात करेंगे कौन से, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस हो ही गया अपना। अब बात आती है टेंस नंबर 9, जिसका नाम क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। तो शायद आपको फ्यूचर परफेक्ट समझ के कहानी समझ में आ रही है। फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, विल और शैल का। अब आपको पता है परफेक्ट है तो हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं, हैव की। और हैव इस बार खुद अपनी फॉर्म में आएगा, हैव। और शायद आपको पता ही है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। क्या आप मेरे को बता पाते हैं कि जब वहाँ बी पार्टिकल था तो यहाँ हैव भी पार्टिकल होगा, हाँ क्या होगा, पार्टिकल। और जब पार्टिकल होगा तो ये किसके साथ रहेगा, हमेशा वर्ब की मेन फॉर्म के साथ, ना कि हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसके साथ रहेगा, वर्ब की मेन फॉर्म के साथ। आपको पता ही है विल शैल का यूज़ कहाँ होना है, तो सब सीधा हम एग्जांपल लिख देते हैं। वही एग्जांपल है, ही के साथ विल लगाते हैं, ही विल हैव, क्या है पार्टिकल, ही विल हैव रिटन ए लेटर। फिर आता है ही विल नॉट हैव। शायद यहाँ भी आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ अगर नोट 3 नंबर पे आया। और हैव के बाद हमेशा क्या आने वाला है, रिटर्न ए लेटर। अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो तो विल पहले आएगा, विल ही हैव रिटर्न ए। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। विल ही हैव रिटन ए लेटर, लास्ट में हमने क्या लगाया, इंटरोगेटिव मार्क। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। हमने देखो, मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेता हूँ। पहले हमने देखा कल की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इज ए मार्क के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कहा हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बात आई 4 नंबर पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में मैंने आपको कहा हमने कौन सी यूज़ करनी है, सेकंड हैंड इन सेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पास्ट सिंपल में हुआ सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म के लिए हमने डिड का यूज़ किया। फिर आती है बात पास्ट कंटिन्यूअस की, और पास्ट कंटिन्यूअस में हमने किया वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर बात आती है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमने हैव की सेकंड फॉर्म हैड को लिया, और हैड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म चिपका दी। फिर बात आई फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल में हमने फ्यूचर टेंस को बताने के लिए विल और शैल का यूज़ किया। विल और शैल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो कहाँ विल का यूज़ किया, कहाँ शैल का यूज़ किया, हमने तसल्ली से देखा है। फिर हमने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने देखा कि विल और शैल के साथ हम क्या यूज़ करने वाले इस बार, बी। और बी क्या होने वाला है, पार्टिकल। पार्टिकल किसके साथ रहता है, वर्ब की मैन फॉर्म के साथ। और कंटिन्यूस में मैन फॉर्म क्या होने वाली है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बी आईएनजी फॉर्म के साथ हमेशा रहने वाला है। तो ही विल बी राइटिंग ए लेटर। फिर बात आई फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या किया, फ्यूचर बताने के लिए विल और शैल का यूज़ किया। परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और थर्ड फॉर्म के लिए हमने हैव का यूज़ किया। हैव खुद यहाँ पे क्या है, पार्टिकल। और पार्टिकल हमेशा किसके साथ रहता है, मैन वर्ब के साथ रहता है।
जब मैन वर्ब और हैव साथ रहने वाले हैं तो नोट हमें कहाँ घुसाना है, विल और हैव के बीच में। तो क्या होने वाला है, ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, ही विल हैव रिटन ए लेटर, ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, विल ही हैव रिटन ए लेटर। शायद आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी, आपने ये सब लिख भी लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। विल ही हैव रिटन ए लेटर, नोट हमने कहाँ घुसाया, हैव और विल के बीच में, क्योंकि 3 नंबर पे आता है और हैव के बाद आ नहीं सकता क्योंकि हैव और रिटन साथ में आने वाले हैं। शायद आज तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। कल हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। और आई होप वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। जिसको लग रहा है कि बहुत हल्की बातें बता रहे हैं, मैंने आपको कहा है कि हम बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं और एकदम उच्च कोटि मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। शायद आपको उस समय आपकी हवा टाइट होने लगेगी जब हम कुछ 5-10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे। जो तुर्रम खां हैं वो अपनी बेल्ट बांध लीजिए, पता लगेगा कौन किसको कितना आता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कर रहे हैं।